सिद्धांत, आपका जागरण फिल्म फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है। एंड ऑफ कोर्स एक तरह से होम कमिंग है आपके लिए। ये जो शहर है बनारस, ऑफ कोर्स आप बलिया में पैदा हुए, बम्बई में बड़े हुए, बट काफ़ी वाकिफ़ हैं आप इस शहर से। हाँ। बिल्कुल कुछ ही दूर बलिया है। और जितने भी मेरे भाई हैं बलिया से हवा। अरे तो कहाँ है पीछे बैठल बाड़ा मर्दे आगे आओ। बलिया वाला लोग पीछे ना होला, पिछाड़ देला। तो जो मेरे भाई हैं जो भी सारे बीएचयू के, तो जब मैं उनकी छुट्टियां हुआ करती थी तब यहाँ आया करता था, उनके साथ घूमता था। और कुछ यादें हैं। क्या क्या प्रेशियस मेमोरीज क्या हैं बनारस की? बनारस में बीएचयू बड़ा घूमे हम लोग, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा कैंपस है। हम मलइयो खाए हैं, घाट पे गए हैं, बैठे हैं, बहुत देर बातें की हैं। तब मैं सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो तब कहीं ना कहीं एक दुविधा में था कि यार एक्टिंग भी करनी है, सीए भी करना है। तो पता नहीं क्यों यहाँ जब घाट पे आके बैठता था तब एक एक ऐसा लगता था कि कुछ एक सुकून मिलता था। क्योंकि ऐसा होता है कि सपने अंदर होते हैं। एक्टिंग करनी थी, बॉलीवुड में जाना था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई स्कोप नहीं था। तो किसी ना किसी तरह कोई एक, जब बनारस आए हूँ ऐसा लगा कि एक मार्ग जो है, एक राह दिखी है यहाँ पे। तो एक स्पिरिचुअल किस्म का कनेक्शन है बनारस से। और बाकी तो गलियाँ, जो यहाँ का रस है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ का खाना है, जो हवा है, वो तो कमाल है ही। परिवार भी रहती है यहाँ पे? आपकी फैमिली भी है नहीं, मेरी बनारस में? मेरी फैमिली आपके बॉम्बे में। मामा जी हैं? मेरे मामा जी हैं, हाँ हाँ मेरी हाँ फैमिली तो है ही। हाँ हाँ। अशोक मामा हैं, जी जी। बैठे हैं यहाँ। महापौर हैं बनारस के। बिल्कुल। सवाल भी पूछेंगे आपसे ये ये अंत में। पूछेंगे? हाँ हाँ। अरे तो पहले ही पूछ ले, सबके सामने क्या पूछेगा। बियाह वियाह के सवाल ना हुई अभी अभी वो तो ना। मैं पूछ लूंगा ऑडियंस के बिहाफ में आपसे। तो माता पिता जो हैं बॉम्बे में हैं, तो जी। लगाव तो उनका है ही, बलिया बनारस से तो आते रहते हैं। और जब मुझे मौका मिलता है यहाँ पे, मैंने मेरी दूसरी फिल्म की और पहली फिल्म जो कि मेरी लीड में थी, बंटी और बबली, उसकी शूटिंग यहाँ की थी मैंने, बनारस में। तो और फिर बाद बाद बीच बीच में मैं आता रहता हूँ, राइट। जब समय मिलता है तब। राइट। आप बता रहे थे कि एक समय था आपका जब आप सोच रहे थे कि आप सीए परस्यू करें या एक्टिंग परस्यू करें, एंड ऑफ कोर्स आपने एक्टिंग परस्यू की। एंड एक्टिंग में बहुत सारे डायलॉग्स दिए जाते हैं परफॉर्मेंस के बतौर, कोई और लिखता है वो डायलॉग। बट जो आपका जो खुद का जो डायलॉग है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो आपने खुद लिखा है और वो किसी फिल्म में नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो ऑडियंस है, पता नहीं उन्होंने, ये एक नई सीरीज आई है नेटफ्लिक्स में, बैड्स ऑफ बॉलीवुड करके, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। आप लोगों ने देखा है? वो इतना इंस्पायर्ड हो गए आपके एक राउंड टेबल डिस्कशन से कि उन्होंने उससे प्रेरित होकर एक पूरा सीन ही डाल दिया है। ये एक तो वो लाइन कहाँ से आया कि जहाँ पे आपके ड्रीम्स खत्म होते हैं, क्या है भाई, पहले बता दीजिए आप। जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ उनका स्ट्रगल शुरू होता है। ये लाइन कही थी मैंने। और ये कहाँ से आई, तो ये तो संघर्ष जो जीवन का है, जो ज़िंदगी मैंने देखी थी, जो मेरा सच था। हमेशा मुझे लगता था कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है अंदर घुसना। एक चक्रव्यूह की तरह है ये। और जो जितना संघर्ष होता है, जो एक्सेप्टेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं होती, कि क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। क्योंकि एक्टिंग तो हम कर सकते हैं, ज़िंदगी देखी है, जीवन जिया हुआ है, एक तरह से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी लोग हैं, तो एक्टिंग कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो जाती है लोगों से। लेकिन उसके अलावा भी जो स्टार बोलते हैं ना जिनको, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो पीआर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि समझ नहीं आती हमको, कोई सिखाने वाला होता नहीं है। तो उसी पे वो लाइन थी। और जो भी अंदर से जो लोग आते हैं वो सारी चीज़ें सीख के आते हैं। लेकिन उनका जो संघर्ष होता है, उनका स्ट्रगल ये होता है कि एक्सेप्टेंस, लोगों से जुड़ना। तो मेरी लाइन जो थी वो यही थी कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ उनका स्ट्रगल शुरू होता है। हमारे सपने तब पूरे होते हैं जब पहली फिल्म मिलती है हमको, और उनका स्ट्रगल शुरू होता है पहली फिल्म के बाद। तो ये इस किस्म की लाइन। बट पर्सनली सिद्धांत, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि यार लग रहा है कि अब मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, बट नहीं हुआ? आई थिंक 21 साल की उम्र में आपको
एक लॉन्च होने वाला था आपकी एक करियर आपका लॉन्च होने वाला था, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे एंड सडनली वो गायब हो गए, इज दैट ट्रू? वो लाइन वहाँ से भी आती है कहीं ना कहीं आपके संघर्ष से? जी देखिए, मैं बीकॉम कर रहा था, फिर मैंने सीपीटी दिया, आईपीसीसी इंटर्नशिप किया, सीए फाइनल दिया। तो 21 साल की एज में बहुत पढ़ाई की मैंने, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। और इसलिए नहीं पढ़ाई की क्योंकि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता था, इसलिए पढ़ाई की मैंने क्योंकि मुझे लगता था कि ये इसके पार एक वो दुनिया है जहाँ पे मुझे वो आज़ादी मिलेगी कलाकार के तौर पे अपने आप को एक्सप्रेस करने की। माता पिता का भी बड़ा सहयोग था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि मत करो ये चीज़ें, उन्होंने कहा कि देखो पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो, क्योंकि हमारे पास विद्या के अलावा कुछ और है नहीं, तो ये कम से कम वो एक सिक्योर कर लो एज एन ऑप्शन भी, बाकी जो तुम्हें करना है करो। तो मैंने उनकी भी बात रखी, खूब पढ़ाई की, सब सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए और फिर ऑडिशन देना शुरू किया। फिर एक इवेंट होता है फ्रेश फेस, कॉलेज में होता है, वो मैं जीता, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैं ऑडिशन देना मैंने शुरू किया। एक अखबार के फ्रंट पेज पे छपा हुआ था मैं, तो उसको लैमिनेट करा के मैं हर ऑडिशन में बॉम्बे टाइम्स? जी, मैं पता नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं, जागरण। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अच्छा ठीक। तो बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस था, उसको लैमिनेट कराया मैंने और हर ऑडिशन में जाता था मैं। तो पहले ही 2-3 ऑडिशन में एक जगह मैं लॉक हो गया और बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। कहीं ना कहीं वो फिल्म मैं डायरेक्टर के साथ बैठा 6 महीने करीबन दिए उसके वेल नोन किरदार। डायरेक्टर भी थे? हाँ? डायरेक्टर भी वेल नोन थे? बिल्कुल बिल्कुल, साउथ अच्छा। के वेल नोन डायरेक्टर, नाम भी ले सकता हूँ, शेखर कमूला नाम है, जिन्होंने हैप्पी डेज बनाई थी एक तेलुगु फिल्म है, उसी का रीमेक था। और कुछ करीबन 6 महीने में उनके साथ वर्कशॉप्स, सारी चीज़ें, ढल गया मैं पूरे किरदार में, बाल वैसे ही मैं झाड़ने लगा था, कपड़े वैसे ही पहनने लगा था। और फाइनली जब प्रोड्यूसर के पास स्क्रीन टेस्ट जाता है, तो 6 महीने हुए, हमारा प्रॉपर फाइनल स्क्रीन टेस्ट हुआ, प्रोड्यूसर के पास गया और उसी दिन मेरे भाई की शादी थी बलिया में, शमी भैया के शादी रहुए। तो शादी में मम्मी पापा चले गए और मैंने कहा कि रुको, मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि क्या पता बुला लें तो मैं हूँगा नहीं यहाँ पे, उतना तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो मैं रुक गया और वो पूरा दिन रुका और फिर करीबन आई थिंक रात को पता चला कि नहीं हुआ है। ये फिल्म ही नहीं हो रही है? नहीं, फिल्म हो रही है, लेकिन कुछ बच्चे थे जो तो वही बता रहा हूँ कि वो नेपो किड्स थे क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनके कुछ खास बच्चे थे, उनको लेना चाहते थे और कहा कि नहीं नहीं, ये हम इनको लेंगे फिल्म में, तो उस वजह से फिल्म ना हो। तो डायरेक्टर काफ़ी मेरे से क्लोज थे, तो उनको काफ़ी बुरा लगा, तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी, फिल्म कभी बनी ही नहीं वो। लेकिन वो चीज़ मेरे से, क्योंकि 21 साल का था, मुझे लगा 6 महीने में एक सपना देख रहा हूँ कि अब तो हो ही गया, मैं इतने करीब पहुँच गया हूँ। और एक तरह से सदमा लगा मुझे। तो मुझे पता, जब मेरी मम्मी आई तीसरे चौथे दिन शादी के बाद, दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि मैंने बाल पूरे अपने ये उड़ा दिए थे। गुस्से में? गुस्से में नहीं, दुख में। मुझे लगता था कि फिर जैसे ही वो चीज़ नहीं हुई तो मैं अपने आप को उसी किरदार में देखे जा रहा था, बाल वैसे ही थे, सब कुछ वैसा था। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने बाल ही उस निकल, कैरेक्टर को मार देते हैं मतलब? मतलब खुद ही को मार दो। कुछ अलग सदमा लग गया था, मैंने बाल ही हटा दिए मैंने। और मैंने दरवाज़ा खोला, मम्मी ने मुझे देखा, आंखों में आंसू, वो समझ गई कि नहीं हुआ है। और ये सबसे पहला मेरा धक्का था। उसके बाद तो फिर जैसे कहते हैं ना कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो और लगे रहे। उसके बाद 3-4 महीना मैं थोड़ा था घर में ही बैठा था जब तक बाल नहीं उग जाए, क्योंकि तो फिर ऑडिशन कैसे देंगे। उसके बाद फिर ऑडिशन वहाँ पे शुरू किया और जो हुआ फिर उसके बाद। सिद्धांत, आप बता रहे थे कि जब आप फ्रेश फेस ऑफ द ईयर आपको चुना गया, बट आपको चुना सुशांत सिंह राजपूत ने, हाँ? जी जी। एंड उसके क्या मेमोरीज हैं आपको? तो कॉलेज में था मैं उस समय, काय पोछे आ रही थी और जो उनकी पहली फिल्म थी? जो उनकी पहली। तो मुझे पता चला जब मैं कॉलेज राउंड जीता, उसके बाद मैं गया बॉम्बे लेवल जीता, और उसके बाद मुझे पता चल गया नेशनल लेवल में कि सुशांत सिंह राजपूत जज हैं। तो मम्मी तो पवित्र रिश्ता देखती थी, घर पे मैं भी देखता था, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। क्योंकि उनको झलक दिखला जा में देखा है मैंने, बहुत देखा था उनको। और तो मुझे था यार, ये तो मुझे क्लियर करना ही है, फाइनल में जाना है। फाइनल में मैं गया, जीता मैं फाइनल, और पहली बार मैंने देखा उनको सफ़ेद शर्ट और ब्लैक जीन्स में थे वो। और बहुत ही आई थिंक
उनको भी समझ में आ रहा था क्योंकि मेरी माँ बाप जो थे वो भी ऑडियंस में बैठे थे और वो भी उनके बगल में ही बैठे हुए थे कहीं, तो उनको समझ में आ गया था कि यही उनके माता पिता हैं। और एक मुझे लगता है कि वो उन्हें वो महसूस हुआ कि ये भी एक लड़का है जो करना चाहता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे सारे जवाब उसी तरीके से थे। और उसके बाद मुझे याद है जब मैं जीता तो जब उन्होंने वो मुझे क्राउन पहनाया तो उनके साथ मैंने एक डांस किया चिकनी चमेली पे। उनको खींच के उनके साथ डांस किया और वो उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया। तो एक तरह से मुझे लगता है वो एक आशीर्वाद की तरह ही था। हालांकि हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, एंड आई थिंक ही विल फॉर एवर लिव in the films which he has done, his thoughts, his ideologies, everything inspired me, because अगर आप मुझे फॉलो करते हैं कुछ लोग तो आप जानते हैं कि मैं भी थोड़ा सा डीप थिंकर किस्म का इंसान हूँ, तो मैं काफ़ी कनेक्ट करता था उनसे। मैं भी कुछ पोइट्री लिखता हूँ, लेकिन आई थिंक ही वॉज एन अनदर लेवल ऑफ जीनियस इन टर्म्स ऑफ हिज थॉट प्रोसेस, द वे ही लुक्ड एट लाइफ, और उनकी परफॉर्मेंसेज, उनका क्राफ्ट और जिस तरह के इंसान थे वो। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े जो लॉस हुए हैं उस समय, वो एक तो सुशांत हैं, दूसरे इरफान सर हैं। ये दो सबसे बड़े लॉस जो इररिप्लेसेबल हैं कहते हैं ना। और बहुत लोग हैं जो वो जगह लेना चाहेंगे या वो उनका नाम यूज़ करके, बट मुझे नहीं लगता कि कोई करीब भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो बहुत मुश्किल है रेप्लिकेट करना। और यहीं क्या है, इसी मिट्टी से इसी मिट्टी के दोनों हैं। जी जी। यहीं इसी से उपजे हुए हैं, तो एक कहीं कहीं ना कहीं कनेक्ट भी है। तो बस अभी इससे पहले मैं इमोशनल हो जाऊँ तो बट आपका जो टर्निंग पॉइंट ऑब्वियस है, और वो तो हमने देख भी लिया आपके आने से पहले यहाँ पे, एंड दैट इज़ MC शेर, गली बॉयज़। ये आपको रोल मिला क्योंकि आप किसी पार्टी में थे, बट उस पार्टी में भी इसलिए थे क्योंकि आपने इनसाइड एज किया था उसके पहले। ये डेब्यू फिल्म। इसकी कहानी है जो शायद बताइए। सबको नहीं पता है। तो शादियों से और मेरे करियर का कहीं ना कहीं कोई अ, ये रहा है, जुड़ाव रहा है। सोनू भैया के शादी रहल कलकत्ता में। कितनी शादियां होती है भाई आपके अरे परिवार तो में? है, बड़ा हाँ? परिवार है भाई। तो सोनू भैया की शादी थी कलकत्ता में, इनसाइड एज हो चुकी थी और अच्छी खासी चल गई थी। मैं गया था शादी में, और जैसे ही मैं लैंड हुआ हूँ कलकत्ता में, तो वहाँ मुझे मैसेज आता है कि एक सक्सेस पार्टी है इनसाइड एज की, आप आएँ। मैंने कहा देखो भाई, पिछले बार जो है मैं गया नहीं क्योंकि मेरे भाई की शादी में। इस बार नहीं होता यार, मैं यहीं इंजॉय करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, देखा जाएगा जो होगा। पिछले बार मैं एक भाई की शादी मिस कर चुका हूँ, ये नहीं करने वाला, और क्या ही हो जाएगा पार्टी में जाके। तो ये एक दिन था, 2 दिन था, फिर मेरे पिताजी से पापा से बात हो रही थी, तो पापा को मैंने बताया कि अरे वो हमारा शो चल गया इनसाइड एज सीज़न 1, तो उसकी पार्टी है, उन्होंने बुलाया है फरहान सर ने, तो लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि शादी है, कितनी शादियां मिस करूं मैं। तो पापा ने बोला एक सेकंड प्रोड्यूसर बुला रहा है। मैंने बोला हाँ। बोला फरहान अख्तर। मैंने बोला हाँ, लेकिन पापा क्या हो जाएगा यार। बोले क्या, तुम आशा क्यों छोड़ रहे हो, मतलब तुम अपना काम करते रहो, शादियां होती रहेंगी और सब समझेंगे भी। तो मैंने कहा, ठीक है। तो पापा ने तुरंत ही टिकट बुक किया मेरा। और ये देखिए कि भैया की शादी हो रही है, मेरे सोनू भैया की शादी हो रही है, जितने भी भाई हैं सब मॉल गए कि क्या पहनने वाले हो, ऐसे जैसे कि मतलब मैं पार्टी में जाऊंगा और मुझे फिल्म मिल ही जाएगी। क्योंकि ऐसा होता ना कि एक बड़ी पार्टी में बुलाया गया है जहाँ पे सब होंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, बट मेरे लिए तब तक मैं थोड़ी अपनी जो मेरा जो मनोबल था थोड़ा टूट चुका था। तो सब गए हैं मॉल में, शॉपिंग की है, कपड़े खरीदे हैं, शादी भैया की है, कपड़े हमारे खरीदे जा रहे हैं, और पूरा तैयारी वारी के साथ प्रॉपर यहाँ शादी चल रही है। 2 भाई गाड़ी से निकले हैं, एयरपोर्ट ड्रॉप किया मुझे, और मैंने सोचा यार मैं बारात में नाच तो नहीं पाऊँगा, तो वहाँ जाके नाचूंगा, बहुत मतलब कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पहुँचा मैं और खूब नाचा हूँ उस रात को मैं, ऐसे जैसे कि मतलब ये आ ही गया हूँ तो देखा जाए जो होता है। तभी वहीं पे जोया अख्तर थी, उन्होंने मुझे देखा, और मैं कौन से गाने पे डांस कर रहा था आप गैस भी नहीं कर सकते। बताइए। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। और मैं पूरा फैल के डांस कर रहा हूँ एकदम। और जोया ने देखा है, लगी ये लड़का कौन है यार। तो कहा कि नहीं इनसाइड एज में। मैं गया, मैम मैं इनसाइड एज में, मैंने देखा नहीं है, वो तो फरहान की पार्टी थी तो मैं आ गई। तो मैं बोला ओह शिट, तो देखा भी नहीं है उन्होंने। बोला ठीक है चलो कोई नहीं, डांस ही कर लेते हैं आपके साथ। तो उनके साथ भी डांस किया, पता नहीं उनको कुछ लगा, उन्होंने कहा यार आई वांट यू टू ऑडिशन, एक पार्ट है
गली बॉय फिल्म आ रही है, उसमें एक पार्ट है, उसके लिए तुम्हें ऑडिशन देना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब दे देते हैं ऑडिशन। अब ये गली बॉय के बारे में मुझे पता था कि होने वाली है, और मुझे लगा यार, मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार इसमें हीरो तो रणवीर सिंह है, हीरोइन है आलिया भट्ट, अब मैं क्या ही पार्ट होगा इसमें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पर दे ही देते हैं, बाद हीरो में का देख। बेस्ट फ्रेंड होगा, आपने सोचा हाँ, होगा। मतलब दो हीरो का दोस्त का तो जो हाल होता है आप जानते हैं। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, फिर भी दे देते हैं ऑडिशन, कोई बात नहीं। मैंने दे दिया, मतलब कम से कम देखेंगे तो सही क्या मैंने ऑडिशन दिया है। मैंने ऑडिशन दिया जाके, और उनको अच्छा लगा। अगले 2 दिन बाद ही उनको कॉल आ गया, और कॉल आया, उन्होंने कहा कि देखो मैं स्क्रिप्ट भेज रही हूँ। मतलब स्क्रिप्ट, मैं एक स्ट्रगलर था, स्क्रिप्ट तो छोड़िए, कोई ठीक से ब्रीफ नहीं होता देता था कि क्या करना है। हाँ जो है कर लो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये 4 लाइनें, 4 में क्या इमोशन, नहीं देख लो क्या फील हो रहा है वही कर दो, यूँ होता था ऑडिशन सारा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, और स्क्रिप्ट में पता नहीं क्या मुझे लगा कि यार एक पहली बात तो एक कमाल की फिल्म है। दूसरी बात की जो मेरा किरदार है, कहीं ना कहीं मेरे पास मुझे 3 या 4 सीन दिख गए जहाँ पे मुझे लगा कि मैं, मतलब ये एक इम्प्रेशन तो छोड़ ही देगा। बस इतना ही था मेरा, क्योंकि उस समय तक थोड़ा मनोबल मेरा, मैं ये नहीं था कि अब मैं इसमें से कुछ हो जाएगा, नहीं, मुझे लगा कि लोग नोटिस करें, काम मिलने लगे। यार 5 साल हो गए थे, सीए छोड़ चुका था, दोस्त मेरे सीए बन चुके थे, कमाने लगे थे, मैं कमा नहीं रहा था, घर पे बैठा हुआ था। अच्छा नहीं लगता कि जवान बेटा घर पे बैठा हुआ है। आते जाते जो रिश्तेदार, जो जो पड़ोसी हैं, कह रहे हैं कि अरे सीए करा लो, लड़का आवारा हो गया है, हीरो बनने निकला है। 5 साल हो गए, मैंने बोला यार कर लेते हैं, और मैंने किया जो भी मैंने। और 15 दिन थे मेरे पास, क्योंकि 15 दिन उनको एमसी शेयर मिल नहीं रहा था। तो आपको एक और किस्सा बताता हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता है। 15 दिन पहले, और हमने 15 दिन बचे हुए थे, मैं गया हूँ कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। मैंने बोला 15 दिन में कैसे, रैप वैप कुछ ज्ञान नहीं, मैं गोविंदा, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, इस पे बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे रैप वैप का कोई भी ज्ञान नहीं था। और तो मैं गया, मैंने बोला ठीक है, कुछ जल्दी जल्दी मैंने यूट्यूब पे सब कुछ अपना देखा। एक थी कि मैं कविता लिखता था, तो मैंने सोचा कि यार मैं लिखता तो हूँ ही, उसमें थोड़ा रिदम डाल देता हूँ, रिदम, पोइट्री, रैप। तो थोड़ा प्रैक्टिस वैसे किया। फिर मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल पे गया 5वें दिन पे, और वहाँ पे कपड़े रखे हुए थे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो कपड़े रखे हुए थे वो एग्जैक्टली मेरे में ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ही बनाए हुए हैं। और ये कपड़े उन्होंने आई थिंक 6 महीने से सोर्स करके रखे हुए थे, क्योंकि वो किरदार कोई और करने वाला था जिसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ था। गैस कर सकते हो कौन कर रहा था वो, और वो नहीं कर पाया किसी वजह से। है कोई? ओरिजिनल चॉइस फॉर एमसी शेर जी। गली बॉय में। ये I think कहीं क्विज न ही हो कहीं- जाए, कोई 2-3 गैसेस तो हो जाए कम से कम। हाँ, नेजी। अच्छा, मैं बताऊं। हिंट हिंट ये है कि कपड़े एग्जैक्टली इनको फिट आ रहे थे। ऑलमोस्ट सेम हाइट, सेम स्ट्रक्चर। विकी कौशल। ओह वाओ। सो विकी का नाम लिखा हुआ था वहाँ पे, और आई थिंक तब तक उरी आई नहीं थी। और मैं बोला यार, किसी वजह से आई थिंक वो उनके डेट्स मैच नहीं हो रहे थे, संजू की वजह से। तो मैंने कहा यार ठीक है, तो मैं गया और मैंने कपड़े पहने, और मैंने जो आपने देखा वो मैंने कर दिया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। आई थिंक जो सबने नोटिस किया, ऑफ कोर्स बहुत ही ग्रेट फिल्म है, उस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है। बट जब आप स्क्रीन पर होते हैं तो सबने नोटिस किया, भैया ये तो रणवीर सिंह को टक्कर दे सकता है। एंड दैट इज व्हाट अ स्टार इज, इन दैट सेंस इट्स नेवर टू लेट। सिद्धांत, जब जब ऐसी फिल्म आती है और पूरी दुनिया बात करती है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो फिर कैसा लगता है? इज इट ईजी कि सडनली इतना फेम है, आप जहाँ जा रहे हैं लोग पहचान रहे हैं? ऑफ कोर्स आप ये चाहते थे कि एक दिन ऐसा हो, बट जब एक्चुअली होता है तो कैसा होता है अंदर से? देखिए, मेरे लिए मेरी सक्सेस मेरे मम्मी पापा की आंखों में। तो जब गली बॉय रिलीज भी हुई थी स्क्रीनिंग पे, मैंने फिल्म आज तक नहीं देखी है गली क्या बॉय। बात कर रहे हैं? मैंने नहीं देखी है, आपने फिल्म नहीं देखी है? क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ था, और मैं पूरे समय अपने मम्मी पापा को देख रहा था, क्योंकि मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। मेरी मम्मी ऐसी थी कि मतलब बड़े पर्दे पे मेरा बेटा। तो मैंने आज तक मैं फिल्म देख ही नहीं पाया, मैं यूँ बैठा हुआ था, ऐसे देख रहा था पूरे समय। और जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई, मैं बाहर आया हूँ, और सारी मीडिया सब कुछ ये सब हो गया, और मैं दूर देख रहा हूँ कि वो
ऐसे मीडिया एक तरह से होता है ना, एक लहर की तरह, एक वेव की तरह मुझे उठा के कहीं ले गए, और मैं दूर देख रहा हूँ कि वो ऐसे उनकी आंखों में जो एक गर्व महसूस हो रहा है, उनको आंखों में आंसू हैं। तो मेरे लिए बस वही है, इससे ज़्यादा मेरे लिए सक्सेस लाइफ में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो संघर्ष हमने किया है, साथ में किया है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम माता पिता होते हैं जो अपने बेटे या बेटी के सपनों में इतना योगदान दें, इतना सपोर्ट दें। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था। तो मेरे लिए मेरा सक्सेस आज भी टिल डेट उन्हीं के लिए है। और मैं अपने लिए तो मुझे मज़ा आता है कैमरे के सामने, मुझे मज़ा आया अभी आप लोगों के साथ डांस करने में, मुझे यही मज़ा आता है। मेरे लिए ये क्षणिक है, लेकिन मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ से हम आ रहे हैं, और टू ब्रेक इनटू दैट, इनटू द इंडस्ट्री, बीइंग द फर्स्ट जनरेशन, बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत छलांगे मारनी पड़ती हैं। जहाँ पे अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, गिरे तो फिर बहुत नीचे चले जाएंगे। समाज से, अपने दोस्तों से कटना, और अलग एक सोच रखना हमेशा कि नहीं हो जाएगा, एक ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट करना कहते हैं ना, तो वो सारा एक टीम वर्क है। आई फील वो मेरे माता पिता का योगदान है इसमें, और उन्हीं के लिए है ये। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मुझे मज़ा आता है बस। पर्सनली आपके लिए फेम क्या मायने रखती है? कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिस तरह क्राउड रिस्पॉन्ड करता है आपको, पर्सनली क्या लगता है आपको? किस तरह से आप देखते हैं फेम को एज अ समथिंग दैट हैपेंस, क्योंकि आपके प्रोफेशन में ऐसा होता है और लोगों के प्रोफेशन में नहीं होता है ऐसा? देखिए, मेरे लिए फेम अच्छा तो लगता है कि इतना प्यार मिलता है, लेकिन वो प्यार को मैं हमेशा इस तरीके से लेता हूँ कि आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मुझे लगता है कि अगर इतना प्यार मिल रहा है तो मैं और अच्छा काम करूँ, और अच्छी फिल्में ले आऊँ, जिससे आप लोग शायद या एंटरटेन हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ सीख के जाएं, या कुछ समाज का एक मिरर हो, एक दर्पण हो। तो मेरे लिए हमेशा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मैं लेता हूँ। आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अरे, बिकॉज फेम के लिए कभी, फेम, अटेंशन, ये सारी चीज़ों के लिए कभी मेरा कभी रहा नहीं है। मुझे बस अच्छा लगता है लोगों से जुड़ना, लोगों से कनेक्ट करना, ऐसे कि जैसे कि कुछ महसूस कर रहा हूँ उनको मैं। और चाहे वो मैं जब पोइट्री भी लिखता हूँ वो है, चाहे डांस करता हूँ, चाहे गिटार बजाता हूँ, जो भी मेरे अलग अलग जो भी किस्म के जो भी पहलू हैं, मैं सब हर ज़रिए से चाहता हूँ कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात कही जाए, या एंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ वैल्यू एडिशन हो। मेरे होने का मकसद, मुझे लगता है कि अगर मुझे वंस इन अ लाइफ टाइम चांस मिला है, कमिंग फ्रॉम वेयर वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम, मुझे लगता है कि इट इज़ अ ब्लेसिंग। और इसका कोई पर्पस होगा, इसकी कोई रीज़न होगा कि बाबा ने या भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, और अच्छी चीज़ें करें, अच्छा काम करें, रादर देन टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। दैट्स ये तो बहुत सीरियस बात हो गई सिद्धांत, थोड़ा सा रियलिटी वाली बात करते हैं। जब आप फेमस होते हैं, दस योर डेटिंग लाइफ पिकअप, और बहुत सारे ऐसे यंग लोग होंगे जो एक्चुअली आपसे पूछना चाहते हैं, भाई सिंगल हैं कि नहीं आप? जी जी बिल्कुल। मेरे क्या बताएं, सही बात। अभी ये रिश्ता चल जाएगा। ना ना ना, नहीं, सिंगल हूँ मैं। और डेटिंग लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? देखिए, अरे रुक जाता है, लजायद अब भाई, इनको ना बोले के बात बा भाई। डेटिंग लाइफ में क्या कुछ मतलब, अब क्या कहें, मतलब हाँ, मतलब मुश्किलें क्या हैं अब? अच्छा ही है, सब आसान है लाइफ में। और दिक्कत ये है कि आसान चीज़ें पसंद नहीं है मुझे, तो इसीलिए सिंगल हूँ मैं। बहुत ही आसान चीज़ें पसंद नहीं है। एज अ पर्सन आई ऑलवेज लुक फॉर डेप्थ, जिसके साथ ग्रो कर पाऊँ मैं लाइफ में। और अभी फ़िलहाल मेरा पूरा ग्रोथ जो है मेरे करियर की तरफ लगा हुआ है, तो अभी उतना समय शायद दे नहीं पाऊँगा मैं। मैंने कोशिश की थी पहले समय देने की, लेकिन शायद फेल हो गया उस चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ में सक्सेसफुल होने में, मतलब एवरीथिंग टेक्स टाइम, प्रैक्टिस। सो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय देना चाहिए और काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद डेटिंग, फिर जो भी रिश्ता आएगा, मामा जी। मामा जी बैठे हैं। मेरा सवाल ये था सिद्धांत कि जैसे आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, और इतना अटेंशन नहीं मिलता होगा आपको, एंड सडनली जब आप स्टार बन जाते हैं, तो क्या वही लड़के आपको फ़ोन करती हैं कि भाई कैसे हो? हाँ हाँ, हाँ लड़के और लड़कियां भी, हाँ। लड़के और लड़कियां दोनों। वो तो होता है।
हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। पहले तो मतलब स्कूल में इतना फेमस था नहीं मैं इतना, क्योंकि कहते थे कि बाल कर लिए कहाँ से हीरो बनेगा। अजीब, मतलब पता नहीं, मतलब मुझे इतना नहीं मिलता था। इंग्लिश बोलने आती नहीं थी तो उस पर अलग मजाक उड़ता था, और लड़कियां सारी जो होती थी इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलती थी, तो बात करने में कैसे बात करें समझ ही नहीं आता था। तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन एक आध मतलब जो हैं उस समय की उनके मैसेजेस आए, कहा कि मतलब आई रिग्रेट, आई रिग्रेट। शायद मैंने तुम में वो देख लिया होता जो आज सबको दिख रहा है, तो डूबे गहराइयों में। आपने गहराइयाँ का मेंशन किया आपने। गलत ही कर दिया, आगे बढ़िए। बट आई हैव टू से जो अराउंड 5 साल हुए आपको, 6 बीच में पैंडेमिक भी है, जो 2 साल एकदम गायब हो गए सबकी ज़िंदगी से। अरे मैं 2019 आया हूँ और पैंडेमिक आ एग्जैक्टली, गया। एंड सडनली बंद हो गया दुनिया। सब कुछ स्लो डाउन हो गया, सारा सिनेमा चेंज हो गया, सब कुछ साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया, ओटीटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो गया। तो मैं जो जितना ऐसा होता ना कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत सालों से, और पूरा पेपर ही बदल जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, सिलेबस के बाहर आ गए सारे पूरा सब क्वेश्चंस। कुछ सिलेबस के बाद समझ ही नहीं आ रहा। सारी बड़ी बजट की फिल्में बन रही हैं, एंड मी बीइंग अ न्यू कमर, ऑब्वियसली कोई उतना इन्वेस्ट करेगा नहीं। सो बहुत, इनफैक्ट आई फील ओवरऑल आर होल इंडस्ट्री एक्चुअली हैज सफर्ड इन दैट टाइम, कंटेंट वाइज। अभी थोड़ा धीरे धीरे जाके संभलने लगी हैं चीज़ें, लेकिन आई थिंक वो बहुत ही अजीब फेज था। और अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री के लिए तो शायद गलत ही होगा, आई थिंक पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें बदल गई। कितने एथलीट्स थे जिनके साल निकल गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, तो आई कितने थिंक लोग कॉलेज नहीं जा पाए कॉलेज नहीं जा 2 साल। पाए। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो लेकिन वो काफ़ी डार्क टाइम था ओवरऑल सबके लिए, मेंटली भी। सो आई फील ठीक है, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी डू, वी टेक अप द चैलेंजेस, वी लर्न फ्रॉम दैट, एंड वी टेल स्टोरीज। राइट, एंड उस समय आप क्या स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे थे और जो आपको भेजा जा रहा था, बिकॉज सडनली यू बीन डिस्कवर्ड, मतलब कि जो लोग कहानियाँ लिख रहे हैं आपको भी ध्यान में रखने का काफ़ी स्क्रिप्ट्स आए आपके पैंडेमिक के दौरान। जी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आए, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रहा था कि ये जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं मेरे पास, ये जब पैंडेमिक खुलेगा कुछ दुनिया अलग होने वाली है, जब खिड़की खुलेगी तो एक नई रोशनी आने वाली है, और ये सारी स्क्रिप्ट शायद उसमें फिट ना हो, उतनी समझ रखी थी मैंने। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा वो इररेलेवेंट हो जाएंगी या आउटडेटेड हो जाएंगी, हमें नई कहानियाँ कहनी है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, तो आई एक्चुअली वेटेड इट आउट। लेकिन जो फिल्में मैंने ऑलरेडी साइन कर ली थी, जो इन प्रोसेस थी, वो तो ऑब्वियसली बनी, और कुछ चली भी नहीं उसी वजह से शायद, क्योंकि वो मद्देनज़र रख के कि शायद पैंडेमिक नहीं होता तो शायद वो फिल्में चल जाती, लेकिन जब पैंडेमिक खुला तो बहुत ही लोगों का टेस्ट चेंज हो गया था, नज़रिया फिल्मों को देखने का बदल गया था, ओटीटी ज़्यादा आ चुका था फ्रंट फुट पे, तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो सीख रहे हैं अभी। ठीक है, गलतियाँ माफ़ी हैं मुझे लगता है, अभी तो दूध के दांत टूटे हैं। तो नहीं, बट इतने इतने टाइम में जो आपने रेंज दिखाया है, हमने ऑफ कोर्स आपकी पहली फिल्म की बात की गली बॉय, बट लेट्स टॉक अबाउट योर लास्ट फिल्म, दैट इज़ धड़क टू। धड़क टू एक बहुत ही इमोशनल कहानी, लोगों के ज़मीनी कहानी है, जुड़ी हुई है। हम कल ही बात कर रहे थे एक सेशन में नीरज घेवान के साथ, जिन्होंने होम बाउंड बनाई, और उन्होंने ये बात कही कि जब उन्होंने कास्ट किया ईशान खट्टर को, जानवी कपूर को और विशाल जेठवा को, तो वो बहुत क्लियर थे कि भाई किरदार नहीं प्ले करना है, बनना है वो व्यक्ति। और उन्होंने बाराबंकी में भेजा तीनों को रहने के लिए। जब आप इस तरह का किरदार प्ले, वेरी सिमिलर इन दैट सेंस, क्योंकि कास्ट पे डील करती है वो फिल्म। आप लोअर कास्ट व्यक्ति प्ले करते हैं उसमें। एक तो है कि आपको एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है, आप प्ले कर लेंगे किरदार को, बट वो समझना, उसकी ज़िंदगी को समझना, आपने कैसे प्रिपेयर किया उस रोल के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि हर फिल्म जो होती है, उसकी जो कमान होती है वो डायरेक्टर के हाथ में होती है। और हर डायरेक्टर का, हर एक कलाकार का नज़रिया और करने का तरीका अलग होता है। हालांकि इस फिल्म में भी, हम धड़क टू में भी, मैं रहा भोपाल में, अच्छा। करीबन 4 महीने था वहाँ। बस्ती में रहा हूँ मैं,
लेकिन अब ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा तो ये तो मुझे लगता है कि ये देखिए मेरा काम है, ये प्री रेक्विजिट है। ये नहीं है कि मतलब अगर आप एक राइटर हैं तो आप पेपर पे कलम से लिखेंगे ही ना। आप और कलम की जब स्याही ख़त्म हो जाएगी आप भरेंगे ना स्याही, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अब मुझे स्याही भरनी पड़ रही है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा सेल्फ इंडल्जेंट लगता है, आई फील। हाँ, ये सारी चीज़ें जो आई मीन आप पता नहीं कितने लोगों ने अभी तक फिल्म देखी है, नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, प्लीज़ देखिएगा जब भी समय मिले। तो मेरा जो इस चीज़ को लेकर नज़रिया काफ़ी एज एन एक्टर ही है कि मेरा काम ही है, जो मेरी डायरेक्टर शाज़िया इकबाल जो है, उन्होंने जो कहा, जैसे कहा, मैंने बात सुनी, जो डायरेक्शंस दिए वो लिया मैंने। और जो भी मेरा मेथड है, जो मेरा प्रोसेस है, वो हर फिल्म में अलग अलग होता है, बदलता है। किताबें पढ़ना, फिल्में देखना, लोगों से मिलना, खुद लिखना उन चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ये कुछ तरीके हैं, लेकिन अब इसको बयान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक मजिशियन का ये अगर, ट्रिक्स हैं आपके। हाँ मतलब अगर आप एक मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसकी सारी रेसिपी मैं नहीं बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे किया। अगर आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो शायद आप मुझे, यू गाइस कैन रीच आउट इफ़ यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट दैट्स माय सक्सेस एंड दैट्स माय a show which I have put up. Other than that, I feel this is my job and I do not want to कि अरे पता नहीं, मुझे सही नहीं लगता, मुझे राइट, लगता नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बट एक चीज़ जो कॉमन है आपके रोल्स में, एंड दैट मस्ट बी ट्रू फॉर लॉट्स ऑफ अदर एक्टर्स, कि जब भी आप कोई किरदार प्ले करते हैं, जैसे कि खो गए हम कहाँ, या फॉर दैट मैटर इवन गली बॉय, एक नया स्किल सीखते हैं। आपने स्टैंड अप कॉमेडी सीखी, जी। खो गए हम कहाँ के लिए, आपने ऑफ कोर्स रैपिंग सीखा। तो क्या क्या स्किल्स आपको, स्किल सेट्स आ गए हैं प्योरली बिकॉज एन एक्टर, क्योंकि आप कोई किरदार प्ले कर रहे हो? देखिए इनसाइड एज में से शुरू करूँगा। इनसाइड एज में क्रिकेट, तो मतलब क्रिकेट खेलता था बचपन से, बहुत ही शौक था देखने का और खेलने का। तो वो एक तरह से, लेकिन जो बॉलिंग पे जो प्रैक्टिस की, वो एक तरह से फास्ट बॉलिंग मैंने की। आप पहले से फास्ट बॉलर थे या? हाँ मतलब मीडियम पेस था मैं, लेकिन और मैंने थोड़ी मेहनत की, वो सीखा मैंने, तो मज़ा आया। तो इनसाइड एज में मैंने बॉलिंग सीखी, गली बॉय में रैपिंग सीखी, खो गए में स्टैंड अप कॉमेडी सीखी, गहराइयाँ में हम्म। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, ओके। इसीलिए शायद डूब गया मैं। स्विमिंग नहीं सीख पाया उसमें, मैं तैर नहीं पाया उसमें। तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ सीखते हैं। इंटीमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उस चीज़ का, द वे यू डील विथ लाइक योर को एक्टर्स, यू नो, एंड हाउ यू फॉर्म अ बॉन्ड, क्योंकि आप अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, आपके राइट। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वहाँ के कनेक्ट बनाना, बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंटीमेट फिल्म इन अ वे वेयर द कैरेक्टर्स आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ mental and a lot of turbulences inside. So वो एक टीम वर्क था, आई थिंक वो एक आई थिंक पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। देयर वाज एन इंटिमेसी कोच जिसका नाम था डार, शी इज़ फ्रॉम यूक्रेन, वो आई थी, उन्होंने काफ़ी हमें इस चीज़ में ट्रेनिंग दी। तो तो इंटीमेसी कोच एग्जैक्टली करता क्या है? मतलब क्या क्या ट्रेनिंग होती है कि कैमरा के, लव मेकिंग अगर सीन हो तो कैमरा के सामने कैसा होता है, बट एग्जैक्टली क्या सिखाते हैं वो? कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई ओके। फील, क्योंकि अगर अगर दो एक्टर्स हैं और आप उनको बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी फेमिलियरिटी के सीधे छोड़ दें सामने स्क्रीन के, तो शायद बहुत ही अननेचुरल लगे। एट द सेम टाइम ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे स्पेशली फॉर अ वुमन शी माइट नॉट फील कंफर्टेबल। वनरेबल फील कर सकती हैं। Yeah, she might, you need to be familiar, you need to trust. So intimacy ऐसे साउंड करता कुछ और है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत, आई थिंक हर एक फिल्म में इंटिमेसी होना चाहिए। there's an intimacy between the director and the actors, the cameraman and so I feel overall bond in terms of to trust each other, to know the good touches, bad touches, all of these things. A lot of times we store traumas from childhood, especially as a woman you store a lot of traumas sadly, and to get, you know, to know, also as a man to know कि कितना, क्या किस लेवल तक क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे 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 उंगली पकड़ के हमको एक तरह से कोरियोग्राफी होती है। जी। वर्सेस आप सीधे एक्टर्स आएँ और एक्शन बोल दें और
वो नहीं, वो चीज़ निकल के नहीं आएगी शायद। इनफैक्ट इंसान ट्रॉमेटाइज हो सकता है कट के बाद, और ऐसे ही हमने किस्से भी बहुत सुने हैं कि शायद एक्टर्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया या इन्फॉर्म किया गया लेकिन एक एक्टर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं जब हम लोग करते हैं एज एक्टर्स, एंड वी आर प्रोफेशनल, सो आई थिंक इट इज़ अ प्रोफेशनल स्किल एंड इट शुड बी अप्लाइड ऑन एवरी फिल्म वेयर देर इज़ एनी काइंड ऑफ इंटिमेसी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, और अ मैन और अ मैन, और अ वुमन और अ वुमन। या इन दैट सेंस अगर आप देखें सिद्धांत, जैसे कि कोई स्किल जैसे कि घुड़सवारी हो गई या स्विमिंग हो गई, या यू नो कि क्या करना है, वुड दिस बी द टफेस्ट इन दैट सेंस बिकॉज इसके कोई बाउंड्रीज डिफाइंड हैं या नहीं भी हैं, कहाँ तक जाना है या कहाँ तक नहीं जाना है, वो इन योर शॉर्ट करियर सो फार वुड दैट बी द टफेस्ट थिंग जो आपने किया है अभी तक? आई थिंक सो, क्योंकि देखिए हमने हॉलीवुड फिल्में देखी हैं बड़ी, लेकिन वी नेवर एस्पायर टू यू नो शो दैट, बिकॉज आवर ऑडियंस इज डिफरेंट। हमारी जो आवाम है बहुत अलग है, फैमिली ओरिएंटेड है ज़्यादा। तो मैं बचपन से मैं हमेशा वैसी फिल्में देखी हैं जो एक फैमिली एंटरटेनर हो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट आई थिंक शुरू शुरू में तो आई ऑलमोस्ट बैकड आउट ऑफ द फिल्म। मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत मुश्किल है, कैसे मैं करूँगा, मतलब बहुत ही एक नर्वस फीलिंग थी। मुश्किल होता है, आई नो, एज आई मीन बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या लड़का ही है, क्या है भाई, मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत ही नर्वस फीलिंग होती है वहाँ। बट या टू ओवरकम दैट वाज द मोस्ट, सी स्किल्स वाइज आई फील आप प्रैक्टिस करके, क्योंकि वो खुद में है, यू नो, टू डेवलप अ स्किल, मार्शल आर्ट्स हो गया या डांसिंग हो गया, गिटार प्लेइंग, you can spend time with yourself, but this is a two people thing, it's like dance. So I think was one of the most difficult things to actually conquer, and once I have done this, I think I feel very comfortable. I make sure that हर एक फिल्म के पहले, if I'm doing a romantic film, एक वर्कशॉप हो जहाँ पे एटलीस्ट वी कैन गेट फेमिलियर, एंड ऐसा नहीं हो कि सीधे हीरो और हीरोइन सीधे सेट पे आ रहे हैं। इसी वजह से शायद लगता है कि मैंने जितनी भी अभी तक फिल्में की हैं, आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि मेरी केमिस्ट्री ऑफ रही है किसी के साथ। और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो तृप्ति के साथ, चाहे वो शर्वरी के साथ, चाहे अनन्या के साथ, दीपिका के साथ, अभी आने वाली एक फिल्म है मृणाल के साथ, मृणाल ठाकुर के साथ। तो कहीं हमेशा आई मेक श्योर कि ये चीज़ें हों ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे, एक एक बॉन्ड क्रिएट हो, एक ट्रस्ट क्रिएट हो, एक फ्रेंडशिप क्रिएट हो, एंड देन इट्स लाइक अ टीम, यू गो अहेड एंड शूट द फिल्म। राइट, आपने सारे को एक्टर्स को मेंशन किया, ऑल वेरी फेमस, ऑल वेरी टैलेंटेड, बट आई थिंक एक जो चीज़ आपके साथ हुई है जो अनयूजुअल है कि बॉलीवुड के जितने भी टॉप प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ आपने काम कर लिया अभी तक। आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, फरहान अख्तर स्लैश रितेश अडवाणी, दैट इज एक्स एंटरटेनमेंट, दैट्स अ ह्यूज थिंग यार, इसके लिए तो एक अप्लॉज हो जाए भाई। एंड उसके साथ एक और चीज़ आता है, व्हेन यू वर्क विद बिग प्रोड्यूसर्स यू ऑल्सो गेट पेड वेरी वेल एट ए वेरी यंग एज। अगर आप सीए होते तो आपको जो टॉप अर्निंग होती है आपकी 40s 50s में होती, अभी टॉप अर्नर आप इस वक्त ही हैं। पैसा क्या मायने रखता है आपके लिए सिद्धांत? दो आंसर दीजिएगा, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला और दूसरा एक्टर वाला। यही दुविधा है मेरी जीवन की। एक लेफ्ट साइडेड ब्रेन, एक राइट साइडेड ब्रेन, दोनों चलता है बहुत तेज। और इसमें कई बार मैं समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, बहुत कंफ्यूज रहता हूँ इस सब चीज़ों को लेकर। प्राइवेट जेट लिया है कि नहीं अभी तक अरे आपने? सर अभी ऐसा हाँ? नहीं नहीं, बाहर ही खड़ी है अभी, आइए छोड़ आते हैं आपको, एक घुमाते हैं हम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए देखिए, बहुत मैंने हिसाब कर लिया था सीए के समय, बहुत एक एक रुपए का, 50 पैसे का, सारे अकाउंटिंग में, कॉस्टिंग में वही चीज़ें होती हैं। बहुत, और कहीं ना कहीं वो मैं ऊब गया था उस चीज़ से। और जब ये मेरे लिए पैशन है, मेरे लिए प्यार है मेरा, तो पैसे मायने रखते हैं बिल्कुल। वो एक बेस है, वो बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं पैसे इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि आपकी चॉइस आपको देता है वो, एक तरह से इट गिव्स यू द चॉइस टू चूज एनीथिंग। मैं पैसे के लिए काम करने लगूंगा तो आई माइट चूज थिंग्स विच आर नॉट इन अलाइनमेंट विद माइंड, कि हाँ चलो पैसे के लिए कर लेते हैं। आप ना नहीं बोल सकते। ना नहीं बोल सकते क्योंकि हाँ पैसे, लेकिन मेरे लिए पैसे इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरी चॉइसेस और ज़्यादा वाइड हो जाएं। जो फिल्में हैं, जैसी फिल्में चाहिए मैं वैसी ही करूं, ज़बरदस्ती कोई फिल्म ना करूं क्योंकि अब पैसे कमाने हैं। तो मैं कई बार बीच में, आई थिंक 8-9 महीने, एक फ़ोन बूथ के बाद जो फिल्म थी, उसके बाद 1 साल तक मेरे पास
मैंने कोई फिल्म साइन ही नहीं की। मैं बोला बैठूंगा जब तक आएगी नहीं ठीक ठाक अच्छी फिल्म कोई स्क्रिप्ट। और फाइनली धड़क 2 आई मेरे लिए। बहुत कमाल की स्क्रिप्ट थी वो। तो मैं ऐसा, और ये मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा। मेरा कभी एम नहीं होता कि हर साल 2 या 3 फिल्में करूँ, या कई बार ऐसा होगा कि 1-1, 2-2 साल तक कोई फिल्में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इसमें पूरा एक इन्वेस्टमेंट दे सकता हूँ, 100% उसमें घुस सकता हूँ, उस किरदार में, उस स्क्रिप्ट या कहानी कुछ कहती है, तब तक मैं पिकअप ही नहीं करता। और पैसे इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो जब तक मैं बैठूं कोई काम ना करूं तब भी सब चीज़ें चलती रहें, एक लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहे। और कहीं ना कहीं आई फील मेरी लाइफस्टाइल भी काफ़ी सिंपल ही है, बिकॉज जैसे बड़े हुए हैं वो वही लाइफस्टाइल है, दाल चावल वही पसंद है। ऐसा नहीं है कि मतलब शौक बड़े हैं। अभी भी जब छुट्टी होती है, अभी मैं लद्दाख में था, धर्मशाला चले जाता हूँ, देश ही घूमता हूँ। और आपको तो पता है अपना देश हम सस्ते में घूम सकते हैं। तो मेरी लाइफस्टाइल भी काफ़ी सिंपल ही रहती है, तो ऐसा कभी मैं ज़रूरतें बढ़ाता ही नहीं हूँ। आई थिंक सिंघम का डायलॉग था ना ये, ज़रूरतें कम हैं इसीलिए ईमान में दम है। क्या बात है। तो बट बेसिकली पॉइंट ये है सिद्धांत कि पैसा जो है वो एक प्रिविलेज है, और ये प्रिविलेज बहुत लोगों के पास नहीं होता है। और हम बनारस जैसे शहर में हैं, आप इन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनमें से बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो शायद एक्टिंग करना चाहें, या सिंगर बनना चाहें, या डायरेक्टर बनना चाहें। बट एक शहर है जहाँ पे आप थे, बट आपका घर था वहाँ पे, आप पेरेंट्स के साथ रहते थे। ये जब जाएंगे वहाँ पर तो थोड़ा मुश्किल है, इन द सेंस दैट मुंबई की रेंट ही इतनी हाई है कि आपने एमबीए भी किया हो तो आप नहीं रह सकते वहाँ पे, क्योंकि रहिएगा कहाँ, जगह ही नहीं है। आपको मीरा रोड में रहना पड़ेगा, जबकि आपके सारे मीटिंग्स अंधेरी में होंगे। सो इन दैट सेंस अगर आपको कोई एडवाइस देना हो कि अरे मेरा घर है ना, क्या बात है। जब भी कोई यहाँ से किसी को कुछ भी लाइफ में करना हो, हमेशा याद रखना मुंबई में तुम्हारा भाई है, और ये सिर्फ लड़कों के लिए।